वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 11। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का लक्षित प्रतिशत क्या था? तो ये था 50%। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पास स्वरोजगारियों का कम से कम 50% हिस्सा होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 से लागू ग्रामीण गरीबों के लिए एक प्रमुख गरीबी उन्मूलित योजना है। यह ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है और उन्हें वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट लिंकेज प्राप्त करने में मदद करता है और उनके द्वारा उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा और विपणन सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1973 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। भारत में कुल 50 बाघ अभ्यारण्य हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित हैं। जिम कॉर्बेट प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांकला हैं। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट यानी कृषि गोदाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट कृषि गोदाम अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत किसानों को फसल के संग्रहण एवं संरक्षण हेतु सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा की शुरुआत का मुद्दा केंद्रीय विधानमंडल में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में लिया गया था? तो ये लिया गया था वर्ष 1947 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के केंद्रीय विधानमंडल ने 1947 में फसल बीमा के विषय पर चर्चा की। तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947-48 में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अध्ययन शुरू किया। अक्टूबर में भारत सरकार ने एक फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक मॉडल योजना पेश करने का फैसला किया ताकि राज्य अगर चाहें तो फसल बीमा शुरू कर सकें। 1970 में मसौदा विधेयक और मॉडल योजना को डॉक्टर धर्म नारायण की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति को भेजा गया था। पहला फसल बीमा कार्यक्रम 1972-73 में भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य बीमा विभाग द्वारा गुजरात के H4 कपास पर शुरू किया गया था। प्रोफेसर B.M. दांडेकर को भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और जिनके लिए कृषि कुटीर उद्योग कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है? तो ये है जनपद पंचायत को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। जनपद पंचायत को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और जिनके लिए कृषि कुटीर उद्योग आदि कुछ विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये ग्राम सभा और पंचायत के ऊपर इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर G.R. चिंतला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष
डॉक्टर GR चिंतला हैं। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2016-17 के लिए कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 4 लाख से 4.5 लाख के बीच। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2016-17 के लिए 4 लाख से 4.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत निर्धन तथा गरीब परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दलदली मिट्टी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में दलदली या पिट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सामान्य रूप से भारी और काले रंग की होती है तथा इसकी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसमें वायु की उपलब्धता कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी हवाएं सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कृषि गतिविधियां शुरू होती हैं? तो ये पहुंचती हैं सबसे पहले केरल तट पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मानसूनी हवाएं सबसे पहले केरल के तट पर पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप मौसम शुष्क होकर आर्द्र तथा सुहावना हो जाता है जिससे कृषि की गतिविधियां प्रारंभ की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सुविधा नहीं है? तो ये नहीं है सिनेमा थिएटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को अपनाता है और आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं जैसे पाइप, पेयजल, बिजली, सड़कों, स्कूल, शौचालय आदि के साथ सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है किसानों को ताजी मृदा प्रदान करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा किसानों को मृदा के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें पोषकों के उपयोग विधि बताई जाती है तथा मृदा में उर्वरता के सुधार के तरीके बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार पशुधन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित कार्यबल का अस्थायी अनुमान कितना है? तो ये है 10 से 12 मिलियन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार पशुधन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित कार्यबल का अस्थायी अनुमान 10 से 12 मिलियन है। यह सर्वेक्षण 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2000 तक आयोजित NSS के 55वें दौर का हिस्सा है। NSSO के 55वें दौर में रोजगार, बेरोजगारी और प्रवास, अनौपचारिक गैर कृषि उद्यम और घरेलू उपभोक्ता व्यय विषय शामिल थे। यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में NSSO बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 की शुरुआत में ही AEZ की स्थापना की गई? AEZ यानी एग्री इकोनॉमिक जोन। तो ये की गई इंदौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में नया एग्री इकोनॉमिक जोन 2002 में इंदौर में आलू, प्याज और लहसुन के लिए 49 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया गया था। कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा को 2001 में एग्जिम नीति 1997 से 2001 के माध्यम से पेश किया गया था। चूँकि AEZ यानी एग्री इकोनॉमिक जोन ने अभिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया था, यह निर्णय लिया गया कि नए एग्री इकोनॉमिक जोन का निर्माण नहीं होगा। वर्ष 2004 के बाद कोई नया एग्री इकोनॉमिक जोन स्थापित नहीं किया गया और मौजूदा एग्री इकोनॉमिक जोन को 5 साल की अपनी इच्छित अवधि पूरी करने के बाद बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दीदी के कार्य क्या होते हैं? तो ये होते हैं कृषि विभाग और किसानों के बीच सेतु का काम करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। यह कृषि विभाग और किसानों के बीच सेतु का, यह किसानों को उनकी खेती के तरीकों और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को उनकी बेहतरी के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई योजना के विवरण के बारे में सूचित करता है। यह किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करता है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनपुट प्रदान करता है। यह कृषि मंत्रालय की आत्मा योजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है असम। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग 52% असम राज्य से आता है। लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, कछार, नागांव और राज्य के दिरांग जिले चाय के प्रमुख उत्पादक हैं। पश्चिम बंगाल चाय उत्पादक राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। असम चाय, दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा चाय और नीलगिरी चाय भारत में उगाई जाने वाली चाय की किस्में हैं और भौगोलिक संकेत के रूप में चीन के बाद भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य नहीं है? तो ये नहीं है उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीणों को निःशुल्क कौशल और प्लेसमेंट सेवा, प्रशिक्षण, आवागमन व आवास सुविधा आदि प्रदान किए जाते हैं, परंतु इसके द्वारा उम्मीदवारों को ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इस योजना का केंद्र 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण गरीब युवाओं पर है। इस योजना की निगरानी ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा जांच परियोजनाओं की स्थापना का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है गांव में मृदा अपरदन की रोकथाम करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा की गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए लाभ में वृद्धि करना, ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार उपलब्ध कराना तथा मृदा में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का
गुणात्मक विश्लेषण आदि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1974 में किसके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम पानी पंचायत था? तो ये था विलासराव शालके द्वारा शुरू किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। पानी पंचायत एक आंदोलन को दिया गया नाम है जिसे सबसे पहले श्री विलासराव शालके ने शुरू किया था, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। श्री विलासराव शालके को व्यापक रूप से पानी बाबा के नाम से जाना जाता है। यह 1974 में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त पुरंदर तालुका के नाय गांव के किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसाला बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। यह मसालों के निर्यात के विकास और इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है। इलायची की खेती और उससे जुड़े मसालों पर नियंत्रण शामिल है। मसाला बोर्ड का गठन 1987 में मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत इलायची के उत्पादन और विकास और 52 मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी के साथ शुरू किया गया था। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन जनसंख्या 2019 में लगभग कितने मिलियन थी? तो ये थी 535.78 मिलियन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश के कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो पशुधन जनगणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। इसके अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ आदि पशुओं की गणना की जाती है। 20वीं पशुधन जनगणना की रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।